हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए क्लास रहने वाली है और पेपर कोड है BHIC 113 भारत का इतिहास भाग 1857 से 1950। पेपर कोड ज़रूर मैच कर लीजिएगा और ये जून सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी पेपर परचेज करना है या आपको कुछ भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना पेपर कोड लिखना है और गेस्ट पेपर्स परचेज करने हैं तो आप डायरेक्ट वही केस पेपर लिख देंगे जो भी आपको लेना है। जो भी आपको लेना है उसका कोड लिख देंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट जो भी आपको पेपर परचेज करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321। इस पर आप जाकर डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। और साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नरम दल व गरम दल की विचारधारा तथा तरीकों में क्या अंतर थे। तो नरम दल और गरम दल जो विचारधारा है उनके हमें अंतर बताने हैं कि उनके तरीके, जो उनकी विचारधारा थी उनमें क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था, ये हमको बताना है। जब भी आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है। बिना इंट्रोडक्शन के आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। हमेशा याद रखिएगा कि पहला पॉइंट जो आपको कवर करना है वो है इंट्रोडक्शन, दूसरा सब पॉइंट्स आपको मेन बॉडी लिखनी है और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो आंसर स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन, यानी अपनी परिचय या भूमिका आप कुछ भी कह सकते हैं, उससे शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर दो प्रमुख विचारधाराएं विकसित हुई। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जब प्रारंभिक चरण हुआ तब उसमें भारतीय राष्ट्रीय की दो प्रमुख विचारधाराएं जो थी उन्होंने जन्म लिया था, जिसे नरम दल और गरम दल कहा गया। दोनों का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना था। यानी दोनों ही विचारधारा जो थी उनका उद्देश्य सेम था। उनका सोचना था कि हमें भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना है तथा उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, लेकिन उनके विचार और कार्य करने के तरीके अलग थे। यानी उनकी विचारधाराओं, यानी उनका उद्देश्य तो एक ही था लेकिन उनकी विचारधारा और कार्य करने का तरीका कुछ अलग अलग था। नरम दल का विश्वास शांति और संवैधानिक उपयोग में था। यानी जो नरम दल था वो शांति और संवैधानिक उपयोग था, लेकिन जो गरम दल था वो अधिक सक्रिय और संघर्षपूर्ण तरीकों से अपना पक्ष रखते थे। यानी जो नरम दल था वो शांति में विश्वास रखता था, जो गरम दल था वो संघर्षपूर्ण तरीकों पर विश्वास रखता था। आई होप इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी मेन बॉडी और जो उसके सब पॉइंट्स होते हैं उसमें लिखते हैं। उसका पहला पॉइंट है नरम दल की विचारधारा। नरम दल के प्रमुख नेता जो रहे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है, इसका नाम, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं आज कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, और नरम दल के विचारकों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। ये तीन नाम, प्रमुख नाम इनमें दे रखे हैं। वैसे मेंबर्स और भी हैं, यानी उनके सदस्य और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख नाम थे जो नरम दल के नेताओं में गिने जाते हैं। नरम दल का मानना था कि ब्रिटिश शासन पूरी तरह बुरा नहीं है और यदि भारतीय अपनी समस्याओं को शांति और तर्क के साथ प्रस्तुत करें तो सरकार सुधर सकती है और वे संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहते थे। यानी वो जो नरम दल थे वो उनको ब्रिटिश शासन को पूरी तरीके से बुरा नहीं मानते थे। वे मानते थे कि इनकी समस्याओं का शांतिपूर्ण से समाधान निकल सकता है और एक बढ़िया संविधान बना के हम इसे बढ़िया कार्य तरीके से रख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कार्य कर सकता है। उनका विश्वास याचिका, प्रार्थना पत्रों, भाषणों और चर्चाओं के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने में था। उनका मानना था कि संघर्ष उन्हें नहीं करना है, उन्हें याचिकाएं डालनी है और प्रार्थना पत्र डालने हैं और भाषण और चर्चा के जरिए जो है वो अपने अधिकार
मांग लेंगे और उन्हें मिल जाएंगे, ऐसा वो मानते थे। गरम दल की विचारधारा। अब गरम दल के कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनको बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और विपिन चंद्र पाल थे, इन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने गरम दल का विचारधारा को अपनाया था, यानी ये संघर्षपूर्ण विचारधारा को मानते थे। गरम दल का मानना था कि अंग्रेज स्वेच्छा से भारतीयों के अधिकार नहीं देंगे। उनका मानना था कि इतनी आसानी से अंग्रेज जो है भारतीयों के अधिकार उन्हें वापस नहीं देंगे, इसलिए केवल प्रार्थना और निवेदन से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। वो जो नरम दल की विचारधारा थे उसका विरोध करते थे, वो नहीं मानते थे कि इतनी आसानी से उन्हें जो है उनके अधिकार मिल जाएंगे। वे स्वराज यानी स्वशासन को भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे और जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित करते थे। यानी उनका मानना था कि जनता का स्वराज उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और जनता को संघर्ष कराने के लिए वो प्रेरित करते थे हमेशा। आई होप आप दोनों समझ गए। यानी एक कांग्रेस पार्टी, एक कांग्रेस दल था जिसे बाद में दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक नरम दल बना, एक गरम दल। नरम दल के प्रमुख जो विचारक, जो सोच रखने वाले नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। और गरम दल के थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। गरम दल वाले जो थे वो थोड़ा संघर्ष पर बिलीव रखते थे और जो नरम दल वाले थे, जैसे नाम से ही पता चलता है, वो थोड़े शांति पसंद लोग थे जो शांति से अपने अधिकार लेना चाहते थे। नरम दल और गरम दल के तरीकों में अंतर। अब हम वो तरीके पढ़ते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये दोनों अलग कैसे हैं, हालांकि उद्देश्य दोनों का सेम ही है। संघर्ष की पद्धति। नरम दल शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकायों का समर्थन करता था। जो नरम दल था वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपयोगों का समर्थन करता था और गरम दल आंदोलन, बहिष्कार और जन संघर्ष जैसे सक्रिय उपयोग करता था। यानी ये थोड़ा सा आंदोलनों पर विश्वास रखते थे, ये शांतिपूर्ण स्थिति पर विश्वास रखते थे। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण। नरम दल जो था वो मानते थे कि ब्रिटिश न्यायप्रियता पर कुछ हद तक विश्वास करते हैं, यानी ब्रिटिश जो शासन था वो न्याय पर कुछ हद तक विश्वास करते हैं। लेकिन गरम दल मानते थे कि ब्रिटिश शासन को शोषणकारी मानते थे, यानी ब्रिटिश शासन जो है वो शोषणकारी है और वो उस पर विश्वास नहीं करता है, यानी वह जनता पर विश्वास नहीं करता है, वह शोषणकारी व्यवस्था है। अगला पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति का तरीका। यानी अभी तक हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। एक था कि उन दोनों की सोच कैसी थी, शांतिपूर्ण, और एक ये आंदोलन। दूसरा था कि इनका दृष्टिकोण ब्रिटिश को लेकर कैसा था। ये मानते थे कि वो न्यायप्रिय है और ये मानते थे कि वो न्यायप्रिय नहीं है, शोषणकारी है। अगला है लक्ष्य प्राप्ति का तरीका। नरम दल मानते थे धीरे धीरे सुधारों द्वारा अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। यानी जो ये थे नरम दल वाले थे, ये बोलते थे कि हम धीरे धीरे सुधार अधिकार प्राप्त कर लेंगे। गरम दल वाले शीघ्र स्वराज प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन पर बल देते। यानी जो गरम दल था वो विश्वास करता था स्वराज और जन आंदोलन पर। ठीक है। जनता की भूमिका। अगला पॉइंट, जनता की भूमिका। नरम दल का आंदोलन मुख्यतः शिक्षित वर्ग तक सीमित था। गरम दल का आम जनता, युवाओं और विद्यार्थियों को आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। यानी जो नरम दल थे वो मुख्यतः शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों को अपने आंदोलन में लेते थे, लेकिन जो गरम दल थे वो युवाओं, विद्यार्थियों को और अधिक मात्रा में आम जनता को अपने साथ जोड़ते थे, अपने आंदोलनों में जोड़ते थे। ये कुछ फर्क हैं जो उनमें आए थे। अगला है आर्थिक नीति। उन दोनों की आर्थिक नीति। नरम दल सरकार से आर्थिक सुधारों की मांग करता था, जबकि गरम दल स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन करता था। यानी जो नरम दल था वो मानता था कि सरकार में कुछ सुधार होने चाहिए और वो सरकार जो है सुधार इनके अपील से कर लेगी। और गरम दल मानता था कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हमें करना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमें करना चाहिए। ये 5 पॉइंट थे जो इन दोनों के अंतर को बताते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों दलों का योगदान। अब हम इनके योगदान के बारे में पढ़ लेते हैं कि नरम दल ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूत नींव रखी। जो नरम दल थे उन्होंने राजनीतिक जागरूकता फैलाई और एक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। दूसरी ओर जो गरम दल थे उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में नई ऊर्जा, उत्साह और संचार किया और स्वराज की मांग को जन जन तक पहुंचाया। यानी इन्होंने जो है उत्साह, नई ऊर्जा लोगों के अंदर फैलाई और स्वराज की मांग को सबके बीच जन जन यानी हर व्यक्ति तक पहुंचाया। दोनों की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण रही है। निष्कर्ष के बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, इसलिए निष्कर्ष जरूर लिखिएगा।
नरम दल और गरम दल के विचार तथा कार्यप्रणाली में स्पष्ट अंतर था, लेकिन दोनों का अंतिम उद्देश्य भारत की उन्नति और स्वतंत्रता था। नरम दल और गरम दल दोनों ही अपने कार्य बहुत अच्छे से कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा उनके बीच में अंतर था, लेकिन उद्देश्य उनका सेम था, यानी भारत की स्वतंत्रता और उन्नति। नरम दल ने राजनीतिक चेतना विकसित की, जबकि गरम दल ने जनता में संघर्ष की भावना जगाई। नरम दल शांति पर विश्वास रखता है और वही गरम दल थोड़ा सा संघर्ष पर विश्वास रखता है। इन दोनों धारणाओं के संयुक्त प्रयासों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया, अंततः देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। यानी इन दोनों ही विचारधाराओं ने स्वतंत्रता के आंदोलन में उनमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। दोनों की ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलिएगा कि कांग्रेस की स्थापना किसने की है, ये ज़रूर आपको बताना है। और अगर आप कब की है वो भी बताएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, लेकिन नाम तो ज़रूर ही बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल के गठन पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी कांग्रेस समाजवादी दल के गठन जो गठन हुआ था उस पर हमें चर्चा करनी है, और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या प्रभाव पड़ा वो हमें इसमें बताना है। आंसर स्टार्ट करते हैं, और वही इंट्रोडक्शन यानी भूमिका से हमेशा अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक राजनीतिक विचारधाराएं विकसित हुई। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विचारधारा समाजवाद की थी। 1930 के दशक में कुछ युवा कांग्रेस नेताओं ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक समानता भी आवश्यक है। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह विचारधारा विकसित हुई थी, और उन्होंने माना था कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना इनफ नहीं है, हमें और सामाजिक और आर्थिक समानताएं भी मिलनी चाहिए, ठीक है। इसी उद्देश्य से कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया था। यानी इसी उद्देश्य से कि आर्थिक और सामाजिक न्याय भी मिले, इसी वजह से कांग्रेस और समाजवादी दल का गठन किया गया था। इस दल ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाया। इसी के कारण जो है समाजवादी विचार थोड़े से और लोकप्रिय हुए और ज़्यादा निखर कर आए। कांग्रेस समाजवादी दल का गठन, अब उसकी बात कर लेते कि ये गठन कैसे हुआ था। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 17 मई 1934 को पटना में हुई थी। यानी 17 मई 1934 को पटना में इस दल की स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख संस्थापक नेताओं में थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन तथा यूसुफ मेहर अली प्रमुख नेता थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस दल का उद्देश्य कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवादी नीतियों का प्रचार करना था। इसके नेताओं का मानना था कि भारत की गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए समाजवादी व्यवस्था आवश्यक है। यानी ये दल था, ये मानते थे कि हमें जो ये गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता, इनको समाप्त करने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का स्थापित करना बहुत जरूरी है। वे उत्पादन के साधनों पर समाज के नियंत्रण और किसानों तथा मजदूरों के हित की रक्षा का, यानी इन्होंने जो किया गरीबी, असमानता, बेरोजगारी को अपना साधन बनाया, और इन्होंने कहा कि एक समाज की व्यवस्था इन्हीं मुद्दों से शुरू होकर हो सकती है। कांग्रेसी समाजवादी दल की प्रमुख विचारधारा, यानी जो कांग्रेसी समाजवादी दल था उनकी प्रमुख विचारधाराएं क्या थी। तो समाजवाद की स्थापना करना पहला उनका उद्देश्य था, पहली विचारधारा थी कि हमें समाजवाद की स्थापना करनी है, आर्थिक और सामाजिक समानता आधारित समाज का निर्माण करना है। किसानों और मजदूरों का उत्थान, यानी जो किसान है, मजदूर है, उनका जो शोषण समाप्त करना है और उन्हें अधिकारों की रक्षा करनी है, उनको अधिकार दिलाने हैं। जमींदारी प्रथा का विरोध, यानी उन्होंने जमींदारी प्रथा का विरोध किया है। भूमि सुधार और किसानों की भूमि का अधिकार, यानी किसानों को उनकी भूमि का अधिकार प्रदान करने की ओर इनकी विचारधारा थी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, इनकी मांग थी कि ब्रिटिश शासन से हमें पूर्णतः अंत मिलना चाहिए, बिल्कुल हम गुलामी नहीं करेंगे, स्वतंत्र होना चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन, जनता की भागीदारी पर आधारित शासन, यानी एक ऐसा शासन बनाना जिसमें जनता की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, यानी इस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट कि स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली,
यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। कांग्रेस समाजवादी दल के युवाओं, किसानों, मजदूरों और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। इससे स्वतंत्रता संग्राम अधिक व्यापक और जन आधारित बन गया। अगला पॉइंट है समाजवादी विचारों का प्रयास, समाजवादी विचारों का प्रसार। इस दल ने भारतीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। यानी इस दल ने जो है भारत की राजनीति में समाजवाद की जो विचारधारा थी उसको और अधिक लोकप्रिय बनाया। इसके कारण आर्थिक न्याय, समानता, श्रमिक के अधिकार जैसे मुद्दे राष्ट्रीय चर्चा के विषय बन गए। यानी अब इस जो आंदोलन था इसके तहत ही जो ये न्याय, समानता, श्रमिक के अधिकार, किसान वर्ग, बेरोजगारी, इन मुद्दों को उठाया, ये समाजवाद की ही देन है। किसानों और मजदूरों का संगठन, दल ने विभिन्न किसान और मजदूरी संगठन को प्रोत्साहित किया। इससे ग्रामीण और श्रमिक वर्ग स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। यानी किसान और मजदूरों को इसमें बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में समर्थन मिला और इसमें जुड़े भी लोग। भारत छोड़ो आंदोलन में इसका क्या योगदान था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस समाजवादी दल ने नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन की संचालन किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भी कई समाजवादी दलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनके जो नेता थे उन्होंने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है कांग्रेस की नीतियों का प्रभाव। यानी कांग्रेस की नीतियों का इस पे क्या प्रभाव पड़ा? तो कांग्रेसी समाजवादी दल ने कांग्रेसी नेतृत्व को समाजवादी और आर्थिक सुधारों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। बाद में स्वतंत्र भारत की एक नई नीति समाजवादी विचारों का प्रभाव दिखाई गई। यानी जो कांग्रेस समाजवादी दल था उन्होंने सामाजिक आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया और बाद में स्वतंत्र भारत के लिए एक नई नीति समाजवादी विचारों को इस पे प्रभाव हमें दिखाई देता है। भविष्य में समाजवादी आंदोलन की नींव, यानी भविष्य में इसकी क्या हमें प्रासंगिकता दिखती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस दल ने स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजवादी राजनीति के विकास की आधारशिला रखी। यानी इस दल ने जो है भारत में जो समाजवाद है उसकी आधारशिला रखी, उसकी नींव रखी। इसके कई नेता आगे चलकर प्रमुख समाजवादी दलों के नेता बने। जो उसके नेता थे वो आगे चल के समाजवादी नेताओं के जो चलकर प्रमुख समाजवादी नेता के रूप में उभर कर सामने आए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट निष्कर्ष, इसके बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है। कांग्रेस समाजवादी दल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग था जिसका गठन 1934 के समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले और स्वतंत्रता संग्राम को जन आधारित बनाने का उद्देश्य से किया गया था। यानी इसका जो निर्माण है 1934 में किया गया था जिसका उद्देश्य कुछ ऐसे मुद्दों को उठाना है जैसे कि किसान, मजदूर, युवाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। यानी बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे इनको उठाया और समाजवादी मुद्दों को उठाकर इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ाया। समाजवादी विचारों का प्रचार किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान हमें इसका देखने को मिला है। इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस समाजवादी दल ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया बल्कि स्वतंत्र भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को भी गहराई से प्रभावित किया। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर आंदोलन का एक संक्षिप्त लेखा जोखा में प्रस्तुत करना है। यानी गदर जो आंदोलन था उसके ऊपर हमें लेखा जोखा प्रस्तुत करना है। गदर आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन था। यानी जो गदर आंदोलन था ये स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। इस आंदोलन के मुख्य रूप से विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा चलाया गया था। इसमें गदर का अर्थ है विद्रोह और या क्रांति। यह आंदोलन जो है विदेश में रहने वाले भारतीयों ने चलाया था जिसका उद्देश्य जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका, जिसका उद्देश्य जो था आज़ादी था। ठीक है। और इसमें जो गदर है, गदर वर्ड का अर्थ होता है विद्रोह या फिर क्रांति। इस आंदोलन ने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को नई दिशा दी। यानी इस आंदोलन के कारण जो है स्वतंत्रता की भावना और ज़्यादा मजबूत हुई और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष की दिशा में लोग आगे बढ़े।
ओके, गदर आंदोलन की पृष्ठभूमि 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक भारतीय रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका, कनाडा व अन्य देशों में गए। यानी 19वीं 20वीं शताब्दी के समय में बहुत सारे जो भारतीय थे वो रोजगार और बेहतर जीवन, जो एक अच्छा जीवन लोग सोचते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, वो अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े देशों में जाकर उन्होंने बनाने का निर्णय लिया। वो वहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने नस्लीय भेदभाव, अपमान का सामना करना पड़ा। यानी वहाँ रंग भेद, जैसे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रंग भेद नीति का पता, रंग भेद उन्होंने वहाँ देखा था। और वहाँ पे ऐसे ही जैसे बाहर गए तो वहाँ उन्होंने नस्लीय भेदभाव देखा और मतलब अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार को वहाँ महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की गुलामी ही उनकी समस्या का मुख्य कारण है। यानी भारत गुलाम है, इसलिए वहाँ के लोगों को भी लोग गुलाम ही समझते हैं। इसलिए उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का निश्चय लिया। यानी वहाँ के लोगों ने फिर सोचा कि हम पहले भारत को ही स्वतंत्र बनाएंगे ताकि वहाँ का हर एक नागरिक स्वतंत्र सांस ले सके, एक स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। इसी उद्देश्य से 1913 में अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में लाल हरदयाल, सोहन सिंह भकना तथा अन्य देशभक्तों ने गदर पार्टी की स्थापना की। यानी 1913 में इन्होंने जो है देशभक्त गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसी उद्देश्य से कि हम पहले भारत को आज़ाद कराएंगे ताकि विदेशों में भी भारत की जो गुलामी का छाप है उसको हटा सके और एक अच्छी छाप छोड़ सके। गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम में स्थापित किया गया। जो गदर पार्टी है इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो गदर युगांतर आश्रम में स्थापित किया गया। पार्टी का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता कराना था। यानी उनका मानना था कि वो भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। पार्टी ने गदर नामक एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। यानी एक गदर नाम से जो है समाचार पत्र भी प्रकाशित हुआ। विभिन्न भाषाओं में ये छापा गया। इस पत्र के माध्यम से क्रांतिकारी विचारधारा को और ज़्यादा प्रसार किया। यानी उन्होंने एक ऐसी समाचार पत्र छापा जिसका नाम उन्होंने गदर दिया और उसमें अपनी विचारधारा को लिखा और सब कुछ उन्होंने बताया और ऐसे ही और भी भाषाओं में से प्रकाशित किया। प्रथम विश्व युद्ध और गदर आंदोलन। यानी प्रथम विश्व युद्ध का गदर आंदोलन का जो, क्योंकि उसी टाइम पे गदर आंदोलन चला है 1913 और 1914 के टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध हमारे वर्ल्ड में हो रहा था। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर गदर पार्टी के नेताओं ने इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का उचित अवसर मान लिया। यानी 1914 में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो गदर पार्टी के नेताओं ने यह सोचा कि यह सही समय है विद्रोह का और अपने आप को आज़ाद कराने का। उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत लौटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो जितने भी भारतीय हैं जो विदेश में रह रहे हैं, भारत लौटो और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया। यानी अब हम अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई करेंगे, उनसे अपने देश को आज़ाद करेंगे। हजारों भारतीय क्रांतिकारी भारत लौटे और सेना में विद्रोह कराने की योजना बनाई। यानी बहुत सारे जो भारतीय बाहर गए थे अपना करियर बनाने, अपने भविष्य बनाने, यानी अपनी अच्छी नौकरी के लिए, उन्होंने वापस भारत आए और भारत के लिए विद्रोह में भाग लिया। गदर पार्टी का विश्वास था कि यदि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए तो भारत स्वतंत्र कराया जा सकता है। यानी उनका मानना था कि यदि प्रत्येक भारतीय इसमें आंदोलन में शामिल हो जाता है तो भारत पक्का जरूर जो है स्वतंत्र किया जा सकता है। आंदोलन की असफलता। तो यह आंदोलन जो असफल रहा इसके कारण क्या रहे? गदर आंदोलन की योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। यानी जो ये गदर आंदोलन, देखो जब भी हमारे भारत को आज़ादी एकदम से नहीं मिली है, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे विफल हुए, बहुत सारे सफल भी रहे। तो उन्हीं का परिणाम है, बहुत सारे विचारकों का परिणाम है, बहुत सारे प्रसिद्ध विद्वानों का परिणाम है कि आज हमारा देश आज़ाद है। तो इसमें गदर आंदोलन के भी बहुत प्रमुख योगदान है। हालांकि ये असफल रहा, यह अलग बात है। तो चलो देख लेते हैं इसके असफल होने के कारण क्या थे। ब्रिटिश सरकार को क्रांतिकारी गतिविधियों की जानकारी मिल गई थी। यानी जो भी उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जो भी उनकी योजनाएं थी, उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिल गई थी। कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें क्रांतिकारी ठहराकर दंड दिया गया। यानी उन्हें क्रांतिकारी बताते हुए दंड दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करतार सिंह सराभा जैसे युवा क्रांतिकारियों को फांसी भी दी गई। यानी बहुत सारे युवाओं ने अपनी जान भी गंवाई है हमारे देश की आज़ादी के लिए।
अनेक लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। इस प्रकार 1915 में प्रस्तावित विद्रोह सफल नहीं हुआ। यानी इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटिश सरकार को इसका पता चल गया और उन्होंने जितने भी युवा नेता थे, जितने भी उस आंदोलन में थे, उनको पकड़ लिया, कुछ को गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया अनियमित काल के लिए, और कुछ को फांसी ही दे दी। यानी बहुत बड़ा ये आंदोलन था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। गदर आंदोलन का महत्व, अब उनके कुछ महत्व पॉइंट देख लेते हैं। तो इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। यानी इस आंदोलन ने एक भारत के आंदोलन को नींव रखी। छोटे छोटे आंदोलनों का ही कारण है कि आज भारत आज़ाद है। यानी लोगों में सोच पैदा करने वाले आंदोलनों का भी बहुत बड़ा रोल होता है आगे आने वाले लोगों के लिए। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। यानी जो विदेश में लोग रह रहे थे, इस आंदोलन के जरिए उन्होंने बहुत सारे जो है विदेश में रह रहे भारतीयों को जागरूक किया और अपने साथ जोड़ा। भारतीय युवाओं ने देशभक्ति और बलिदान की भावना जागृत की। यानी जो जितने भी भारतीय युवा थे उनके अंदर देशभक्ति, बलिदान की भावना को जागृत किया। इससे ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर हुई और हमें पता चला कि ब्रिटिश शासन की कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिन्हें हम उठाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलकर अनेक क्रांतिकारी संगठन प्रेरित हुए। यानी इसके कारण आगे जो भी संगठन बने उनको प्रेरणा मिली कैसे नीति बनानी है, और अंत में सफलता मिल ही गई थी। ठीक है, निष्कर्ष पर आते हैं। तो गदर आंदोलन अपने तत्कालिक उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इसका विशेष स्थान है। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो आने वाले आंदोलनों पर जरूर देखने को मिला है। इस आंदोलन ने भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की भावना को मजबूत किया और अनेक युवाओं को देश के बलिदान देने की प्रेरणा दी। यानी बहुत सारे युवाओं को ये प्रेरणा मिली कि अब हमने देश आज़ाद कराना है, देश के लिए लड़ना है, खड़ा होना है, और युवाओं को अपनी मट्टी पे मर मिट जाना है, इस तरीके की प्रेरणा उनको मिली। गदर आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी चेतना का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी यह आंदोलन जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसने युवाओं को जागरूक किया, विदेश में रह रहे लोगों को जागरूक किया, एकजुट होने पर मजबूर किया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता सकते हैं। 19वीं शताब्दी में समाजवादी सुधारक आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। यानी 19वीं शताब्दी में जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उनका हमें विश्लेषण करना है। तो इंट्रोडक्शन, भूमिका, प्रस्तावना, परिचय से शुरू करते हैं। देखो, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो, मैं तो आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना ज़रूर है, एक पैराग्राफ इसका ज़रूर बनाना है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी भारत के सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। इस समय भारतीय समाज अनेक सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िगत स्तर से ग्रस्त था। यानी इस समय जो था भारत बहुत सारी तो भारत जो है बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं कुरीतियों से झेल रहा था। उस समय बहुत सारी जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, जाति भेद, अस्पृश्यता, महिलाओं की अशिक्षा, अंधविश्वास जैसी समस्याएं समाज में बहुत, देखो समाज में ये सब चीज़ें बहुत एकदम से ख़त्म नहीं हुई। आज के टाइम पे भी हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है, जैसे महिलाओं के प्रति लोगों की अशिक्षा का व्यवहार, लेकिन अब परिवर्तन आया है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, ये एकदम से नहीं आया है। 19वीं सदी के टाइम पे हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कि अब लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, बाल विवाह करना है, विधवा विवाह नहीं होगा दोबारा से, या फिर जातीय भेदभाव होगा, इसने छू लिया है तो इसको टच नहीं कर सकते, इसका झूठा पानी नहीं पी सकते। तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में था। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, तत्पश्चात विचारों के प्रभाव तथा भारतीय बुद्धिजीवों के प्रयासों ने सामाजिक सुधार आंदोलन को जन्म दिया। यानी इन विचारधाराओं के चलते जब ब्रिटिश काल में भी ये सब चल रहा था, उस ब्रिटिश भी ऐसे ही करते थे कि वो भारतीयों का छुआ हाथ नहीं लगाते थे। तो यही वहीं से छुआछूत की भी देखने को मिलती है हमें कहीं भी बचाई। तो इनसे प्रभावित होकर कुछ समाज में सुधार करने के लिए भी आंदोलनों ने जन्म दिया। इन आंदोलनों का उद्देश्य समाज को आधुनिक,
प्रगतिशील और न्यायपूर्ण बनाना था। यानी इनका मानना था कि इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था कि हम इसके जरिए प्रगतिशील, आधुनिक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया। सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, यानी उनका मानना था कि हम अपनी जनता को शिक्षित बनाएंगे, इसलिए लोगों में तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। यानी हम उनको शिक्षा देंगे और शिक्षा की ओर बढ़ाएंगे ताकि उनमें तर्क शक्ति बढ़े, अपने लिए वो आवाज़ उठा सके, गुलामी से आगे बढ़ सकें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए भारत भी विकसित करें। पाश्चात्य विचारों का प्रभाव, यानी पश्चिम की जो विचारधारा है उसका क्या प्रभाव था? स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार जैसे विचारों में भारतीय समाज का प्रभावित, यानी जो भी स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार ये ऐसे अधिकार थे जिनकी विचारधारा भारतीयों को लुभाने लगी थी, लोकप्रिय लगने लगी थी, जो समाज के लिए बहुत प्रभावित करने वाली थी। मुद्रण और प्रेस का विकास, यानी समाचार पत्र और पुस्तिकाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को विरुद्ध जनमत, यानी इसको हम समाचार पत्रों को, न्यूज़ रिपोर्टर्स को हम अपना चौथा स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही समाज में बदलाव की एक नींव रखने का सबसे बड़ा जरिया है। आप समाचार पत्र, पुस्तकों के माध्यम से अपनी बात कह सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ, समाज में जो भी धार्मिक कुरीतियाँ फैली हुई थी, इनको दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, ये कुछ कारण थे, इसलिए इनका निर्माण हुआ था। प्रमुख समाज सुधारित आंदोलन, वे आंदोलन पढ़ लेते हैं जो इसमें बहुत लोकप्रिय रहे, जो उस टाइम में किए गए। ब्राह्मण समाज, 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय ने की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको जरूर याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है मूर्ति पूजा, सती प्रथा और जातीय भेदभाव, अंधविश्वास का विरोध करना था। ये मूर्ति पूजा, सती प्रथा, जातीय भेदभाव जैसी इन चीज़ों का विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। यानी राजा राम मोहन ने जो ये ब्राह्मण समाज की स्थापना की, उनका उद्देश्य जो था वो सफल रहा और 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों का भी समर्थन किया। उसके बाद आता है अगला आंदोलन, आर्य समाज। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस व्यक्ति ने या किस बड़ी हस्ती ने जो है समाज की स्थापना की है, ये जरूर होना चाहिए आपको याद। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज ने बाल विवाह, छुआछूत, जाति भेदभाव का विरोध किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और शुद्धि आंदोलन भी आर्य समाज की एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। आई होप समझ आ गया होगा कि उन्होंने वेदों की तरफ लौटो, यानी उन्होंने भी जो है समाज में फैल रही कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किए। प्रार्थना समाज, 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इस संस्था में विधवा विवाह, महिलाओं की शिक्षा, जाति असमानता का समर्थन, इसका प्रभाव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में दिखाई दिया। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसका जो मेनली इफेक्ट, जो असर हमें देखने को मिला, वो मिला हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला, जैसे विधवा विवाह, महिलाओं की शिक्षा और जातीय व्यवस्था पर जो समस्याएं थी उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। रामकृष्ण मिशन, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था ने सेवा, शिक्षा, मानव कल्याण पर बल दिया और विवेकानंद ने समाज में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। यानी इन्होंने भी जो है समाज में शिक्षा का प्रसार किया और जो कल्याण, समाज कल्याण और मानव कल्याण की ओर इन्होंने बल दिया है। अगला है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में शिक्षा और आधुनिक विचारों के प्रसार के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। यानी अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, इन्होंने भी शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया है। 1875 में मोहन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो भारत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, यानी जो बाद में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे, उनके विचारक थे, किसने इसकी स्थापना की, कब की, आपको याद होना चाहिए, किस उद्देश्य से की, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव,
सती प्रथा जैसी अमान्य प्रथाओं का अंत हुआ, यानी इन आंदोलनों का अब समाज पे प्रभाव जो है वो हमें क्या क्या देखने को मिला उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सती प्रथा जैसी गलत अवधारणा का जो है अंत हो गया। विधवा विवाह और महिलाओं की शिक्षाओं को प्रोत्साहन मिला कि अब विधवाओं का भी पुनर्विवाह हो सकता है और महिलाओं को भी शिक्षा की ओर बढ़ावा मिला। बाल विवाह और जाति भेदभाव विरुद्ध जनगणनाएं हुई, यानी बाल विवाह और जाति के प्रति जो गलत धारणा है उसको खत्म करने के लिए जनगणनाएं की गई। समाज में वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच विकसित हुई। जैसे ही लोग शिक्षित होंगे तब वो तर्क करेंगे, वैज्ञानिक सोच रखेंगे, तो ये वहाँ से विकसित हुई। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, अब महिलाएं भी शिक्षा लेने लगी हैं और उनकी भी स्थिति अब सुधरने लगी है। राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक एकता को बल मिला। राष्ट्रीय चेतना और जितने भी समाज में एकता बढ़ी, इससे शिक्षित लोग हमेशा एकता की बात करेंगे। वे जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें निर्णय लेने की बौद्धिक क्षमता हो जाती है। आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी, यानी अब भारत एक आधुनिक भारत के रूप में निर्मित हो रहा है। इसकी नींव इन सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव का ही कारण थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है निष्कर्ष, जो आपको कभी नहीं छोड़ना है, पेपर में करना ही करना है, चाहे 2 लाइनों करो चाहे 4 लाइनों करो, पर निष्कर्ष जरूर लिखना है एंड में। 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन भारतीय समाज में परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन बने। इन आंदोलनों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया और समाज, शिक्षा और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय और स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद और सर सैयद अहमद खान जैसे बड़े महान सुधारकों ने भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान की। इन आंदोलनों ने आधुनिक और प्रगतिशील भारत का निर्माण महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी 19वीं सदी में जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, इन्होंने भारत में एक नए आधुनिक भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ प्रमुख जो विद्वान थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्हीं का परिणाम है जो आज इतनी विकसित सोच आज हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। गेस्ट पेपर्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप नंबर पे जाके कांटेक्ट कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक।